नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बाजपुर से आपको खबर बताते हैं। बाजपुर में कोतवाली पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेवी अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने नगर में साधु के भेष में घूम रहे 9 लोगों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ भी की। बता दें कि उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसके चलते बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगर में ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाया। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और इसमें 8-9 लोगों को हमने संदिग्ध लोगों को अभी हिरासत में भी लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है और आगे भी आज दिन भर ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और जितने भी संदिग्ध होंगे उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कोई चीजें मिलती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो चुकी है, जहां ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर उनकी पत्नी ने दोबारा गंभीर आरोप लगाए। जहां पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि 4 साल से उनका शोषण किया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वह बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेंगी, जिसने एक बार फिर से सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वहीं बीजेपी विवाद पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। अब नजर इस बात पर है कि मामला कानूनी हंगामा बनता है या राजनीतिक भूचाल यही रुकता है। तो हरिद्वार में देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहा, जहां वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे रेम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। सेना की विशेष यूनिटें अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाले नजर आई और इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध तैयारियों को लेकर एक झलक जो है पेश की। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पर्वतीय और शहरी दोनों तरह के इलाकों में सेना की टुकड़ियां रणनीतिक तरीके से अभ्यास करती नजर आईं। इस दौरान जमीनी और हवाई मोर्चों को साथ मिलाकर एकीकृत युद्ध रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मौजूद सैन्य कमांडरों ने बताया कि रैम प्रहार अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग देना और हर स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करना है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी का मजबूत हिस्सा माना जा रहा है। सेना के अभ्यास स्थल पर मौजूद सैन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि यहाँ जितने भी उपकरण और मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वो पूरी तरह स्वदेशी हैं। इन सभी को सेना की अपनी वर्कशॉप्स में तैयार किया गया है। इससे ये साबित होता है कि आज भारतीय सेना हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन चुकी है। रक्षा उत्पादन और तकनीक के क्षेत्र में लगातार हुए सुधारों के चलते देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिल रही है। आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। हरिद्वार बना सैन्य अभ्यास का केंद्र। पश्चिमी कमान का ऑपरेशन रैम प्रहार। पूरे इलाके में बढ़ी सैन्य हलचल। स्पेशल यूनिट अलग अलग लोकेशनों पर तैनात। आधुनिक युद्ध तैयारियों का लाइव प्रदर्शन। पहाड़ों और शहरी दोनों इलाकों में ट्रेनिंग। सैन्य कमांडरों की मौजूदगी में हाई लेवल ड्रिल। अभ्यास राष्ट्र की सुरक्षा तैयारियों का अहम हिस्सा। अभ्यास के दौरान अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर ने लाइव डेमो पेश कर सभी का ध्यान खींच लिया। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने टारगेट हिटिंग और क्विक रिस्पांस ऑपरेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में गूंजती रोटर की आवाज ने यहां मौजूद हर व्यक्ति में जोश भर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज हरिद्वार के श्यामपुर में वेस्टर्न सैन्य कमांड की तरफ से एक ट्रेनिंग जारी की गई है। इस ट्रेनिंग का नाम दिया गया है रैम प्रहार। मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के अंदर ये रैम प्रहार नाम से जो सैन्य ट्रेनिंग जो जारी है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सेना में इक्विपमेंट जिस तरह से दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं जिस तरह से हिंदुस्तान में बने हुए इक्विपमेंट इसमें सेना में जो शामिल किए गए हैं उनको लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग वो जारी की गई है। आप इधर देख सकते हैं मेरे बराबर में जो ये टैंक खड़ा है, ये BMP टैंक इसको कहा जाता है, जिसके बाद इसको कहा गया है जैसे सेना के जो ट्रेनिंग इसमें जाती है मैदान में, तो ट्रेनिंग मैदान में जाने के बाद इस जो टैंक का BMP का जो मेन काम है वो पानी में भी जितने जवान हैं उनको उतारने का, साथ ही साथ जो सेना में जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल है उसको लेकर भी सेना जो है इसी टैंक के थ्रू जाती है। इस वक्त मेरे ठीक सामने भी यहाँ पर एक BMP जो टैंक है वो खड़ा हुआ है और इस टैंक का भी जो इस्तेमाल किया जाता है सेना के द्वारा, वो भी हथियारों को ले जाने के लिए, साथ ही साथ जैसे पानी में चलते हैं जितने जवान जो पानी में उनको पैरा जो ड्रॉप किया जाता है तो वो इसी टैंक के माध्यम से किया जाता है। सेना ने यहाँ पर जब लोगों को हम पत्रकारों को जिस तरह से रूबरू कराया है, तो इसमें ध्रुव, अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर की भी जो ट्रेनिंग है उसकी तैयारी किस तरीके से रहती है वो भी यहाँ पर कराई गई है। और सभी सैन्य जो अधिकारी हैं, सभी सैन्य अधिकारियों ने जितने भी पत्रकार हैं सबको रूबरू कराया है कि जो पूरी सेना है उसकी क्या तैयारी है आने वाले युद्ध के लिए। और सेना जो है वो हिंदुस्तान में बनने वाले जितने हथियार हैं उन्हीं के द्वारा ही ये सब जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, उन्हीं के हथियार जो हैं उसी से जो अधिकारी जो हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक का हवाला देते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि PCC और AICC की बैठक में यह स्पष्ट हो गया है कि अब हर कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। गरिमा दसौनी का यह भी कहना है कि केवल बयानबाजी, पुतला दहन या प्रेस विज्ञप्तियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर मोर्चे पर, चाहे जमीन पर हो या फिर सोशल मीडिया पर, सशक्त रूप से आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बूथ स्तर पर मजबूती को प्राथमिकता दी जाएगी। हर व्यक्ति हम में से अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले, क्योंकि हम सब बहुत शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। PCC मुट्ठी भर लोग हैं, AICC तो उससे भी कम है। तो सभी सदस्यों को अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल हवाई पुतला दहन से या विज्ञप्तियां देने से नहीं, हमको सोशल मीडिया पर भी सशक्त रूप में आवाज़ उठानी होगी, यानी कि हर फ्रंट पर हमें मजबूती दिखानी होगी। और उसमें यही प्रस्ताव पारित हुआ कि मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम से हम लोग जो है अपने बूथों को मजबूत करेंगे। और ये पहल मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया है, परिपक्वता दिखाई है, उनका मैं साधुवाद करना चाहती हूँ कि अब उनको लोग फॉलो करेंगे, उनसे लोग इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेंगे और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति में जब तक बूथ नहीं तब तक कुछ नहीं। तो देहरादून में 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं के बीच उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं की सभी प्रमुख मांगों पर चर्चा की और सरकार की ओर से समाधान का आश्वासन दिया। गृह सचिव ने अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए प्रस्तावित जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उनका यह कहना है कि कोर्ट परिसर में आर्किटेक्ट की मदद से मास्टर प्लान के तहत नए चैम्बर्स का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से चैम्बर निर्माण में आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा, जबकि विकास शुल्क को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। इधर देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कंडवाल ने सरकार की घोषणा को राजनीतिक आश्वासन बताया और मांगों को लिखित रूप से देने की जरूरत बताई। माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उसमें DM SSP के अलावा मैं भी उपस्थित था। तो जो आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो आप लोगों को जो जिला जजी में 5 बीघा ज़मीन मिली हुई है अपने चैम्बर्स बनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि उसके अतिरिक्त भी हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्बर्स के लिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आश्वस्त किया है कि एक पूरे जो एरिया है यहाँ पर उसकी हम लोग एक अच्छे से मास्टर प्लानिंग कर लेंगे, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हायर करके ये काम किया जाएगा। और वो जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारी एक
तीन चार एक समिति बनाई जाएगी उसके पूरा देखने के लिए, जिसमें 3-4 मेंबर हमारे जिला प्रशासन से होंगे और 3-4 मेंबर माननीय जो अधिवक्तागण हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होंगे। तो एक अच्छा सा इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बघोली जी भी आए थे, उन्होंने भी सकारात्मक एक जवाब दिया, लेकिन जरा सा दिक्कतें कहाँ पैदा शुरू होनी होती हैं कि आश्वासन का सीधा सीधा शब्द ये आता है, रेवड़ी और आश्वासन। जिस समय चुनावी माहौल होता है तो किसी भी नेता पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रहा है कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो अधिवक्ता आश्वासन पे झुकने को तैयार नहीं है कि हमें आश्वासन मिल गया है, हमें ये चीज़ें हो गई हैं। तो उसी संबंध में अब बघोली जी जा चुके हैं, तो हमारा एक आम सभा शुरू हो गई है। इसमें क्या क्या विचार आते हैं, किस तरीके के विचार आते हैं, उसी विचारों को लेके फिर आगे की हमारी रणनीति भी तय की जाएगी कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार लेकर आई है मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक ऐसा विजन जो उद्योग को नई दिशा और युवाओं को देता है रोजगार की गारंटी। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य है निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना। निवेश की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली लार्ज इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 50 से 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और निवेशक द्वारा कम से कम 50 स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने होंगे। अब हमें अपने ही राज्य में मिल रहा है बेहतर रोजगार और स्थायी भविष्य। दूसरी श्रेणी अल्ट्रा लार्ज इन्वेस्टमेंट में 200 से 500 करोड़ रुपए का निवेश और कम से कम 150 स्थानीय रोजगार। तीसरी मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 500 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश और संस्थान द्वारा कम से कम 300 स्थानीय रोजगारों की उपलब्धता। मेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के आने से हमें उत्तराखंड में स्थायी रोजगार मिला है, इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और चौथी अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की है, जहां कम से कम 500 स्थानीय लोगों के लिए निवेशक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। इस मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निवेशकों को मिलेगा आकर्षक प्रोत्साहन और उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में सुरक्षित भविष्य। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निवेश से प्रगति, रोजगार से समृद्धि। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का। रुक कर लेते हैं देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने राजधानी देहरादून के
डालनवाला थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया कि आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने और अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास किया। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर करारा हमला बोला और कहा कि बच्चों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या, समूची अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये हमारे नौनिहाल आने वाले भविष्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का इस तरीके से इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना बिल्कुल भी देश के लिए एक अच्छा कार्य नहीं है। और जिस प्रकार से आलोक शर्मा जी ने बच्चे का इस्तेमाल किया है और बच्चे के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी करी है, वो निश्चित तौर पे गलत है और हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से इस तरीके की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती कि बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आपका गिरेबान पाक साफ है या नहीं। यही मोदी जी की रैली थी और यही एफआरआई था, जबकि जब एक नोटिस जारी किया गया था कि किस तरीके से आप अपने कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको उनके स्वागत समारोह में भेजने का कार्य करिए और उसके एवज में आपको 50 मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि तीन का ताड़ बनाने में बहुत जो है माहिर है। उत्तराखंड नर्सिंग सेवा संघ ने नई नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार और चयन आयोग से 690 पदों वाली मौजूदा भर्ती का विज्ञापन वापस लेने की मांग की। संघ का यह कहना है कि पिछली भर्ती 2020 में आई थी, जिसे पूरा होने में 5 साल लग गए और इस दौरान कई स्थानीय अभ्यर्थी ओवरएज हो गए, जबकि बाहरी राज्यों के कई अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इससे राज्य के नर्सिंग युवाओं को नुकसान हुआ। अब संघ की मुख्य मांगे है कि 690 पदों की वर्तमान जो भर्ती है उसे तुरंत रद्द किया जाए। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों विभाग मिलकर कम से कम 1500 नए पदों की भर्ती निकाली जाए। ओवरएज अभ्यर्थियों को 2 सालों की आयु की छूट दी जाए। 11 मार्च 2024 के बाद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के किए गए रजिस्ट्रेशन को नई भर्ती से बाहर रखा जाए। इसके साथ ही नर्सिंग भर्ती समय पर और वर्षवार निकाली जाए ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे हमारी भर्ती पूर्व से होती आई है, वर्षवार के माध्यम से हमारा चयन होता आया है, मगर इस बार सरकार ने परीक्षा के माध्यम से हमारी भर्ती प्रक्रिया निकाल दी है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना यह है कि हमारी जो अभी पिछली 3000 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती संपन्न हुई थी, उसमें वर्षवार के माध्यम से सरकार ने हमारी भर्ती की थी और जो कि लगभग 10 से 12 सालों के उपरांत निकली थी। तो अब सरकार को वर्षवार के माध्यम से हमारी भर्ती प्रक्रिया को करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जबकि हमारे 2014 बैच से लेकर और 2021 बैच तक के अभ्यर्थी सभी की एक मुश्त एक राय है कि हमारी जो भी आगे भर्ती हो वो सीनियरिटी और वर्षवार के माध्यम से हो। मुंशियारी विकासखंड का जैविक आलू राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन किसानों की इतने सालों की मेहनत पर इस साल पानी फेर दिया गया। जहां इस बार किसानों ने जितना बीज बोया था, उत्पादन उस अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालात ये रह गए कि 1 क्विंटल बीज पर जहां पहले 6 क्विंटल तक उत्पादन मिलता था, वहीं इस बार मात्र 2 क्विंटल आलू ही निकाल पाए, जिससे किसानों में गहरी नाराजगी और आर्थिक चिंता देखने को मिल रही है। कई किसानों ने तो बीज खरीदने के लिए बैंक से कृषि ऋण भी लिया था, लेकिन कम पैदावार ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। बता दें कि यहाँ आलू मार्च महीने में लगाया जाता है और नवंबर महीने में खोदा जाता है। इसके बाद ये बीज अन्य जिलों में, चंपावत की बात कर ले, लोहाघाट, रुद्रपुर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में फेडरेशन के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब अच्छा ही फसल होता था हर हमेशा। अब आजकल ये सीजन में आलू का फसल कुछ है नहीं, दिन प्रतिदिन आलू सड़ते हैं, गलते हैं मौसम की वजह से, बारिश होने की वजह से। इस साल कुछ आलू कुछ है नहीं।
पहले हमारे यहाँ आलू का खेती बहुत अच्छा होता था, अब वो होता ही नहीं है। पर पता नहीं पर्यावरण की वजह से ही हो रहा है। हम जैविक खाद यूज करते हैं, प्योर गाय के गोबर से आलू के बीज वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सरकार से मिल जाए ऐसी पाउच मिल जाए कि जो आलू हमें अच्छा बना सके, हम आलू। जिस तरह 2027 के चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियों में जुटी है, उसी तरह अब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कमर कस ली है। बता दें कि देहरादून में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि यूकेडी एक मजबूत विजन के साथ मैदान में उतर रहा है। कुकरेती ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिक, युवा और महिलाएं पूरी ऊर्जा और जोश के साथ तैयार है और अब उनका काम है कि वे इन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने घोषणा की है कि यूकेडी हर दरवाजे पर दस्तक देगा और अभियान ये शुरू करेगा जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से संवाद करेंगे और पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। देखिए जी, जोश तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोश तो इस समय भूतपूर्व सैनिक, युवा और हमारे महिलाओं ने जोश पूरा बना रखा है। अब तो ये है कि थोड़ा हम उनके पीछे चले और उनको पुश करें कि करो भाई। और दूसरा एक विजन तो है, बिगर विजन का तो कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो अब ये है कि हम ये कार्यक्रम की घोषणा की है कि हर दरवाजे पे दस्तक दो कार्यक्रम। प्रेस वार्ता थी जिसमें उन्होंने अपने आगामी जो हमारा दल किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या हमारे राजनीतिक प्रस्ताव होंगे और किस प्रकार से 2027 में हमारी पार्टी जो है प्रतिभाग करेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक पहाड़ी राज्य हैं और पहाड़ी राज्यों की हमारी मूल समस्या क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, मूल निवास, भू कानून और साथ ही जो है क्योंकि पहाड़ी राज्य जैसा कि है हमारा, तो आप देख रहे होंगे कि प्रतिवर्ष जो है आपदा यहाँ पर आती है और कई सारे हमारे जिले आपदा से प्रभावित होते हैं। तो आपदा पर भी उत्तराखंड क्रांति दल जो है ठोस आपदा प्रबंधन नीति बनाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार ने संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए हर साल आयोजित होने वाली 2 दिवसीय जिला स्तरीय संस्कृत स्पर्धा का एडमस कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में विधिवत समापन किया गया, जिसमें संस्कृत नाटक, समूह गान, समूह नृत्य, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और विजयी प्रतिभागियों को नगद धनराशि से सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से संस्कृत जो भाषा है वो हमारे उत्तराखंड की द्वितीय भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। वहीं ये सारी भाषाओं की जननी है और कहीं ना कहीं संस्कृत हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है और जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें संस्कृत का उच्चारण भी किया जाता है। तो ऐसी भाषा का इसके क्योंकि धीरे धीरे इस भाषा का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा भी इसमें विशेष ध्यान देंगे और हम सबको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि कैसे इस भाषा को और इसके उन्नयन के लिए काम करें। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित यह जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में षड्विधा होती है, षड्विधा स्पर्धा होती है और इसमें संस्कृत नाटक, संस्कृत समूह गान, संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता, संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता और संस्कृत नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग की 2 विधाओं में होती है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है वह राज्य स्तर में प्रतिभाग करता है और प्रथम और द्वितीय स्थान खंड स्तर में प्राप्त करने वाला वह जनपद स्तर में आकर के प्रतिभाग करता है। यह उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे।